सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। 6:30 बजे क्लास अपनी लग रही है एंड आज कुछ अच्छी पढ़ाई हो ही नहीं है। मंडे 16 मार्च थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो रहा था और चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं ओम माँ सरस्वती का नाम लेके और श्री राम जी का नाम लेके। तो हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड ओवरहेड कर रहे थे। कल मैं रात को जब पढ़ रही थी एंड आई वाज सो मच टेंशन में थी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था यूजीसी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि सेकंड चांस है। बार बार बहुत मन डाइवर्ट हो जाता है जब एक बार आपका रैंक क्लियर ना हो। सॉरी फॉर टॉक, नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड की बात की जा रही है। फिक्स ओवरहेड की बात अगर करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी की तरह इसको समझाऊं तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने इसको इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अगर आपको दिख रहा है तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको थोड़ा और ऊंचा कर लें, बिल्कुल करेंगे। तो फेस टू फेस पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। और आजकल तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर वही वाली बात है ना कि फेस टू फेस पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होता है हम सबको। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि इमोशनलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। कोई ऐसा पर्सन आपने देखा आपके घर के अंदर जो बिल्कुल बाहर से ऐसा दिखाता है कि मैं तो इमोशनलेस हूँ और अंदर से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? मेरे घर में है। और ये चीज़ ना बाहर नहीं चलती है, सोसाइटी के अंदर नहीं चलती है। घर में कोई ट्रेजेडी हो रही है, घर में बहुत ही बड़ा दुखांत समय चल रहा है, जैसे मेरे घर में चल रहा है, मेरे नानी मम्मा नहीं है। चाहे सुख हो या दुख हो, खर्चे पेमेंट तो देनी ही पड़ेगी। सिंपल सी बात है, दिस इज़ अ फिक्स्ड ओवरहेड्स। खर्चे होते हैं हमारे, जो हमारे सिर के ऊपर होते हैं। ओवर मतलब हमारे सिर के ऊपर ओवरहेड्स जो हमने अभी खड़े हैं। तो ये वो है जो जानता है कि ज़िंदगी का किराया इमोशन से नहीं भरा जाता, पेमेंट से भरा जाता। सिंपल सी बात है, थ्योरी में पढ़ेंगे, बाद में हम उसको और अच्छे से डिटेल में करेंगे। बिजनेस में चाहे ओनर के घर की कितनी बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हो, करते ही हैं, बिजनेसमैन करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। सेलिब्रिटीज़ भी पे करते हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर खर्चे, जो ओवरहेड्स की बात की जा रही है, जो कि फिक्स्ड ही फिक्स्ड है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी, ये तो कॉमन है। रेंट अगर किसी का लेना तो लेके ही रहेंगे, इंटरेस्ट है उसका तो अगर वो बन रहा तो लेके ही रहेंगे, सैलरी से देनी पड़ेंगी। इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्यों ऐसा होता है। देखिए रेंट अगर मान लीजिए किसी को रेंट चाहिए, ओनर को रेंट चाहिए, उसकी घर में ट्रेजेडी, उसको तो चाहिए। ये अगर मान लीजिए जो टेनेंट होता है उसकी मजबूरी भी कोई नहीं देखता हो तो ओनर को चाहिए, तो ओनर ओनर टेनेंट से कई बार रेंट को थोड़ा टाइम बाद डिले कर देता है, पर उससे लेता ही लेता है, ठीक है। क्योंकि अगर कई ऐसे होते हैं ना, दूसरे केसेस में कुछ टेनेंट अच्छे भी नहीं होते हैं, वो देते भी नहीं है, इसलिए उसको लेना पड़ता है। दोनों केसेस मैंने आपको बता दी, मेरे टीचर ने मुझे ऐसा समझाया था। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इंटरेस्ट में बताया जाता है ज़्यादातर इंटरेस्ट क्यों बढ़ता है, पेनल्टी की वजह से बढ़ जाता है कई बार, है ना। तभी इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि इसमें आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इंटरेस्ट अगर आप टाइम पे नहीं कुछ कर रहे हो, मान लीजिए ट्रेजेडी की वजह से नहीं कर रहे हो, तो फिर उन बैंक वालों का काम रुक जाता है। इसीलिए हर कोई हर एक के लिए नहीं रुकता, उनका उनके लिए काम होता है। ये ऐसी है। यहाँ पे आप सर्कल बना सकते हो, ठीक है, छोटा सा, आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। रेंट हो गया, ठीक है, ये हमेशा सर्कल की तरह चीज़ें चलती हैं। इंटरेस्ट हो गया, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरीज की, ठीक है, ये चीज़ें हमारे से चलती है, रुकती नहीं है। सर्कल ना, लाइफ सर्कल है, तो ये चीज़ें भी सर्कल की तरह ही है। मेरे घर में इतना कुछ हो गया, मेरे मेरे मामू और वर्क पे जाते हैं, क्या उनकी किसी ने सैलरी वो कर दी है, जितने उनके डेज वो नहीं गए उतनी सैलरी उनकी कट होगी। वही बात मैं कह रही हूँ, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनको जब पता था, जब रीज़न पता हो ना, जानबूझ के कोई करेगा, उनको सिर्फ अपनी बैलेंस शीट शो करनी थी, ठीक है। फिर तो डिटेल में हम अपने दुख को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर उसने पेमेंट नहीं दी तो पूरा घर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी वक्त एक मशीन की तरह, वही बात, मेरे मामू को इमोशनलेस होकर काम करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। ये चीज़ मेरे मेरे घर में है, रियल केस। तभी मेरे को समझ आई, ये चीज़ है मेरे सामने हो रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको और एक्सप्लेन क्या बताऊँ जब मेरे घर में ही हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता क्या है, देखो मेरे ध्यान से बात को स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब जो जो अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। भाई देखो, अगर कोई पर्सन डे टू डे हर रोज जा रहा है, स्टैंडर्ड उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। एक सेट स्टैंडर्ड कर देता है, क्लास में टीचर स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, बच्चे कई बार दूसरे बच्चों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। तो वहाँ पे अगर हमने टाइम पे नहीं किया, स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया, तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं, अगर नहीं डिटेल में आता तो। दैट इज कॉल्ड द मास्क ऑफ परफेक्शन। मास्क ऑफ परफेक्शन का मतलब है, कई बार इंसान के अंदर इतने इमोशंस होते ही नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसे होता है? सेट स्टैंडर्ड्स वांट समथिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब आप इसको थोड़ा सा बुक के अंदर पढ़ के देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द चीफ प्रॉब्लम फेस्ड इन द
ऑपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द सिस्टम प्रिसाइज एस्टिमेट लाइकली प्राइस और रेट टू बी पेड, मतलब जो प्राइस पे करना है वो पे करना ही है। द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड फोरकास्टिंग टेक्निक इट्स एबल टू कवर द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑन सम एक्सटेंट. So, if the standard level of output set predetermined standard cost is not achieved, the standard cost is set not realized. It majority industries use a forecasting technique help to estimate output with reasonable accuracy and thus likely to vary large. स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि आप दूसरी कंपनी के साथ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हो, दैट इज कॉस्टिंग उसको पे करनी पड़ती है। अगर आप वैसा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हो तो वो चीज़ कॉस्ट में कवर हो जाती है। तो यही चीज़ आ रही है कि चेंजिंग स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड बदल गया, यहाँ पे लेटेस्टनेस बात की जा रही है, यहाँ पे अपडेटनेस बात की जा रही है, यहाँ पे मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब वैरायटीज़ भी बात की जा रही है। एक टारगेट सेट करना होता है सिंपल सी बात में, अगर आप उससे कम करते हैं तब है, इसलिए एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करते हो तो फिर वीकनेसेस होती हैं तो उसकी कॉस्ट अलग से पे करनी पड़ती है। होता है, ये मार्केट के अंदर होता ही है। रिपोर्टिंग वेरिएंसेस की अगर मैं बात करूँ, रिपोर्टिंग वेरिएंसेस का मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा टॉपिक जिसके बीच में हमें ये पढ़ना है, जिसको हम कोल्ड ट्रुथ कहते हैं। कोल्ड ट्रुथ क्या होता है? जो जो बर्दाश्त नहीं होता, वो एकदम से सच्चा, एकदम से अपने मुंह पे को सच्चाई मार देता है ना, वो चीज़ होती है। जो चीज़ हर एक चीज़ नोट की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि जब इसमें ये बताया जा रहा है, जब ये पर्सन इमोशनलेस होकर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ये इसमें बताया जा रहा है कि कई बार इतने इमोशन हो जाते हैं कि उसमें डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये ना बिना किसी बायसनेस के वो चीज़ें नोट करता ही रहता है, ठीक है। हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, फेवरेबल रिपोर्ट में नोट रिकॉर्ड करना, ये नहीं है कि कोई पर्सन ने गलती की तो वो नोट नहीं करेगा। क्योंकि दुख की वजह से अगर गलतियाँ भूल जाए इंसान, तो वो जो गलतियाँ नहीं रहती। अकाउंट्स हम पढ़ते ही इसीलिए, कॉस्टिंग हम करते ही इसलिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आगे चलकर बड़ा गुनाह भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टिंग छोटी 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 चीज़ों की गलतियों को करना, रिपोर्टिंग गलतियों को नोट करना। तो आगे आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये तो अपनी ज़िंदगी है, लाइफ इज़ अ प्रोसेस, चाहे कुछ भी हो प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करनी है। यहाँ पे लिखा नॉट स्टॉप वर्क। ऐसे कभी देखा कि काम कभी किसी का रुका? हॉस्पिटल्स वाले कभी रोक लेते हैं? नहीं रोकते ना, उनको पता होता है। घर में कोई काम रुकता है? नहीं रुकता, पता है मजबूरी में करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी में प्रोसेस कॉस्टिंग के, कॉस्टिंग उसके साथ वर्ड क्यों जुड़ा है? क्योंकि अगर प्रोसेस को रोक देंगे, कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी, इसलिए कहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। मशीन्स में, मार्केट में ऐसे ही होता है। इंसान जब रोड पे खड़ा होकर देख रहा होता है, ठीक है, तो एक ज़िंदगी की प्रोसेस होती है, आज का दुख कल का नॉर्मल लॉस। ये बात मुझे सही लगी, इसमें नॉर्मल लॉस को कवर किया गया है। अब नॉर्मल लॉस जो है वो कहते हैं ना, आज के दुख कल के अब नॉर्मल लॉस हो जाए। हम आज तो सोच के कर लेते हैं, वो कल अब नॉर्मल लॉस जो कि कभी कवर नहीं होता। इसीलिए अकाउंटिंग करनी ज़रूरी है। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। कंक्लूजन है, इमोशंस आर वेस्ट समटाइम बट समटाइम दे आर लाइक अ फाइनल प्रोडक्ट है। कई बार तो बहुत ही ज़्यादा अगर इमोशनलेस इंसान, मतलब बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए कॉस्टिंग ज़रूरी होती है। कॉस्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि अगर कई बार अनजाने में हम इमोशन होके कुछ नोट ही नहीं करते हैं, तब तब कॉस्टिंग काम आती है। अगर हम इतने ज़्यादा इमोशनलेस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तब भी हमारी कॉस्टिंग काम आती है। हमें पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है। डिसिप्लिन मेंटेन करती है लाइफ में कॉस्टिंग, ठीक है, बहुत अच्छा है ये। फिक्स ओवरहेड मतलब है जब, जैसे इसमें फिक्स जो चीज़ें फिक्स रहती हैं खर्चे, जैसे कि जैसे एग्जांपल रियल लाइफ ले लूँ, एक ले लेती हूँ बिल्कुल। नेचर जैसे निकलता है वैसे निकलता है। नेचर क्या निकलता है उसमें, जो डे और नाइट है ना, तो उसी हिसाब से लाइफ के अंदर फाइनेंशियल ऑक्सीजन भी बिल्कुल वैसी ही है। मुझे अब जाके फील आया, मेरी फैमिली में भी ऐसे, सबके साथ ऐसे ही होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात अगर मैं करूँ, तो दैट इज स्टैंडर्ड परफेक्ट दुनिया ऑन द रूल्स। अगर बिखरो हो या तो दिमाग की म्यूजिक सॉन्ग वीडियो स्टैंडर्ड डिसिप्लिन दुर्दन। देखिए यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें ये कहना चाहती है, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आपका ध्यान भटकेगा। फॉर एग्जांपल, तो आपको इसमें टाइम वेस्ट हो गया, म्यूजिक सुन लिया, सॉन्ग ये कर लिया, इससे टाइम वेस्ट हो गया, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट किसी भी फॉर्म में पे कर सकते हो, ठीक है, कॉस्ट तो जाएगी जाएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ इस तरीके से समझ लिया। तो एक बार कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस की तरफ आ जाते हैं। जब देखते हैं भगवान, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जब हम गलतियों की कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सी भाषा में, जब अपनी गलती होती है उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। जब आपने जितना सोचा था उससे मैच नहीं हुआ, तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस होता है। इतना समझ में आ गया। थ्योरीज पढ़ा दी, प्रैक्टिकल फिर भी नहीं आया हुआ है ना। इसमें देख लेते हैं एक बार क्या कुछ है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके पहले क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, इन विच ऑल एक्सपेंसेस फिक्स बता दी, वेरिएबल जो कई बार माफ़ भी किए जाते हैं।
और वर्किंग कंडीशन के हिसाब से पे करना, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाइंग देम टू मेजर वेरिएशन एक्चुअल कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट इन वेरिएशन विद द व्यू मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब एक्चुअल को उसके साथ मेजर करते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, गलतियाँ कम हो, वेरिएंस कम हो। आईसीएम में कहता है इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंडन एज प्रिपरेशन ऑफ यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस द कॉज एंड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आउट कर देती हूँ। एक्चुअल कॉस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, जो जिस जो कारण ढूंढने उसका एनालिसिस करना, एक्चुअल कॉस्ट दोनों का करना और एक पॉइंट पे आ जाना इंसिडेंट क्यों हुआ था। इसमें हमें एक परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे हमें परफॉर्मेंस सही पता लगती है, लोग सही से काम करते हैं, अपने बहुत जो मेहनत करते हैं उन उन वहाँ पे एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी यहाँ पे मेहनत की बात की जा रही है। कंट्रोल कॉस्ट हो जाती है कई बार ज़्यादा तो नहीं गलती होती, उससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। इनेबल द प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कई बार मैनेजमेंट में एक्सेप्शन काम इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलाउड नहीं होती, इसलिए एक्सेप्शन लगाई जाती है। बट प्रैक्टिस एट द डिटेल ऑपरेशनल लेवल पे बजट बनाने में स्टैंडर्ड कॉस्ट रिलेटिवली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअल एवरेज कॉस्ट एंड कैन बी यूज्ड टू स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। टू असिस्ट इन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू करेक्ट एफिशिएंसी, गलतियाँ निकालने के लिए, प्रॉफिट्स को बेनिफिट्स को एंटिसिपेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बेसिक एस्टिमेटिंग लगाने, ये सब कुछ बहुत ईजी है। और थ्योरी पढ़ने के बाद हम इसके प्रोसेस की तरफ पहुंच जाते हैं। कॉस्ट सेंटर को इस्टाब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे जो अनचाही गलतियाँ ना हो। तीन तरह की हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कि हमें बताती है कि कोई भी चीज़ें अनअटेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद वेरिएंस डिस्क्लोज शुड बी आइडियल स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉट देयरफॉर इंडिकेट एक्सटेंड व्हिच आर प्रैक्टिकली रीजनेबल अवॉइडेड, नो लॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ दिस वेरिएंसेस। तो यहाँ पे आइडियल स्टैंडर्ड्स का मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई लॉजिकल मेथड नहीं होता गलतियों को छुपाने का। तो उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बार पढ़ लेते हैं, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एफिशिएंट ऑपरेशन एंड रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर। जरूरी खर्चा होता है जो अच्छी मेहनत के बदले में हो जाता है, वो इट विल बी यूज्ड फॉर बेसिक फॉर प्राइस फिक्सिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। मतलब प्राइस जितना फिक्स था उसके हिसाब से और जितनी कॉस्ट कंट्रोल थी उसके हिसाब से देना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो होती है। बेसिक स्टैंडर्ड करंट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स होगी, कितने घंटे काम किया उसके हिसाब से आपकी एफिशिएंसी, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। प्रोडक्टिव वॉल्यूम देखा जा रहा है, रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड देखा जा रहा है। दीज आर डिफिकल्ट टू सेट बट दे रिक्वायर अ डिग्री ऑफ फॉरकास्टिंग, कहते बहुत मुश्किल से सेट किए जाते हैं पर इसके अंदर फॉरकास्टिंग ज़रूरी होती है। वेरिएंसेस थ्रोन आउट दी सिस्टम आर डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एफिशिएंसी, गलतियों को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए और उससे नॉर्मल एफिशिएंसी आ जाती है, नॉर्मल सेल आती है। ज़्यादा का फोकस सेल पे रहता है, प्रोडक्टिव वॉल्यूम पे रहता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज फाउंड टू अब नॉर्मल लार्ज वेरिएंसेस में रिजल्ट एसोसिएटेड रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। कहते हैं अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस अब नॉर्मल आ गई ना, सही नहीं आई ना, तो ज़्यादा गलतियों से रिजल्ट ख़राब होएगा, दोबारा रिवीजन करनी पड़ेगी, क्या गलती हुई थी, दोबारा टाइम वेस्ट होगा। ज़रूरी क्यों है, नीड क्यों है, यहाँ पे करंट स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। रिमेन कॉन्स्टेंट ऑफ unaltered over a long period according to standard base year is chosen for comparison purpose in the same way as statistician use price indices। जैसे स्टैटिस्टिशियन प्राइस को फाइंड करने में लगाते हैं उसी तरीके से बेस मान के किया जाता है स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होता है अपने लिमिट में रहने के लिए। करंट स्टैंडर्ड यूज टू प्रिपेयर बेसिक स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। दीज रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट एंटिसिपेशन ऑफ वट एक्चुअल कॉस्ट विल बी करंट पीरियड। करंट ये क्यों की जाती है, एक्चुअल कॉस्ट करंट पीरियड के निकालने के लिए, करंट के लिए निकालने के लिए। वेरिएंसेस अराइजिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी इन यूजेस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। नीड क्यों है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी बहुत एक्सपेंसिव है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों है, क्योंकि पहले वाली कॉस्ट बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए आज के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। डे टू डे आर ऑफ नो यूज फॉर सेल डिपार्टमेंट और सेटिंग सेलिंग प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर नॉट नोन टू until but competition of month even long period but in many cases take decision the cost of product has to calculate even before the production begins। हिस्टोरिकल कॉस्ट को कभी पता नहीं होता क्या क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और इस केस में डिसीजन बहुत जल्दी लेने होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करने के लिए प्रोडक्शन को स्टार्ट करना पड़ता है, इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है अभी के लिए। और इस प्रोसेस चलता रहता है ना आगे, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग भी आएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर वेल सूटेड फॉर मेजरिंग ऑफ एफिशिएंसी के लिए बिकॉज दे रिप्रेजेंट द कॉस्ट वुड बी। ये एफिशिएंसी के लिए पता होता है क्योंकि पता है बंदे ने कितनी मेहनत की है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट कितनी बनती है, ठीक है।
ये इफेक्टिव भी होता है प्लानिंग का। प्राइस डिसीजन है डिसीजन इन्वॉल्विंग सबमिशन ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग टेंडर्स के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट में एक्सेप्शन के लिए किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरिएंसेस फ्रॉम स्टैंडर्ड हैज बीन मेड पॉसिबल विद द स्टैंडर्ड कोर्स विद द व्यू इंप्रूव द परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। इतना हमारे पास हो गया। उसके बाद हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। वेरिएंस एनालिसिस में होता क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, जो भी जितने भी खर्चे हैं उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके कितनी क्वांटिटी थी दोनों में से माइनस कर देना, प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। एक फार्मूला होता है वेरिएंस निकालने का फार्मूला, क्योंकि जिस प्राइस मटेरियल का प्राइस कितना था, कितने कितने की, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। उसमें से प्राइस माइनस करके एक्चुअल क्वांटिटी के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देना है। पहले स्टैंडर्ड के साथ करके जो निकाल के उसमें से माइनस करना है जितना प्राइस सेट किया था, और एक्चुअल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों साइड पे रख के एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस निकलेगा। ये ऐसे है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आएगा उसको प्राइस में से फिर माइनस करेंगे, फिर उसको क्वांटिटी के साथ माइनस करेंगे, जैसे कि कॉमन निकल जाएगा, प्राइस निकल के क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी निकल जाएगी। मतलब जितना प्राइस हमारा आ गया उसके हिसाब से हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए, जितनी स्टैंडर्ड करी थी उसमें से फिर हम देखेंगे जो आई है उसमें से फिर माइनस करके हमारे प्राइस के साथ मैच करेंगे, हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो लेबर आपको पता है, लेबर जो आज के टाइम में चाहिए होती है, बहुत ईजी है ये वाला भी। जो हम अब मार्केट में अपने घर में होता देख रहे हैं ना, वो सब वही है। ये जितना हमने रेट एक लेबर के लिए डिसाइड किया था कितने घंटे काम करता है, जब हम ये देखते हैं कि माइनस द स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स, मतलब स्टैंडर्ड रेट हमने कितना डिसाइड किया था, इतने उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, जितने घंटे वो काम करेगा उसमें से एक्चुअल आवर माइनस कर देंगे, जितने काम उसने करा उसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड आवर, मतलब उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया ना, इसे इतना होने फिर जो आएगा उसको उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रेट निकाल देंगे। बिल्कुल स्टैंडर्ड आवर्स हमारे जितने भी हैं उसके हिसाब से हमारा एक्चुअल रेट डिसाइड होगा, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट किसने उतना कंप्लीट किया है। फिर स्टैंडर्ड रेट जब हमारे पास जितना हमारा था, ये स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल रेट ऐसे निकल, फिर जो स्टैंडर्ड रेट है वो हमारे फिर एक्चुअल आवर के साथ आएगा, कि यहाँ पे एफिशिएंसी पता चलेगी कि रेट के हिसाब से वो कितने घंटे काम कर रहा है, फिर यहाँ पे रेट के हिसाब से वो कितने आवर कितने घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके की फॉलो क्यों, जैसे ऊपर फॉलो करा था, इसमें होता क्या है, जितने घंटे स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके हिसाब से उसको उतनी वो मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होके चलेंगे ना, उसके बराबर वो चीज़ आएगी, दोनों गुना होके चलेंगे। ये सिंपल सी भाषा से, मैं मान लीजिए मेरा फ्रेंड कोई है जो इतने घंटे काम करता है, उसका रेट इतना फिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, क्योंकि वो उतना उसके हिसाब से काम करेगा, वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, फिर वो एक्चुअल करेगा, फिर देखेंगे उसने किया कितना है, हमारे पास वो आ जाएगा। हो गया। ओवरहेड्स मैंने पहले बता दी क्या था, बिल्कुल सिंपल था। स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे ओवरहेड्स की बात आ रही है क्योंकि यहाँ पे फिक्स चीज़ें आने वाली हैं, वेरिएबल का आएगा खर्चे, डिपेंड अपॉन द वर्किंग आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने काम किया, फिर रेट करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, एक्चुअल आवर को फिर हमारा फाइंड हो जाएगा। वेरिएबल में क्या रहता है, ज़्यादातर एक्चुअल चीज़ें करी जाती है, स्टैंडर्ड बाद में आता होता है। वेरिएबल में जितना खर्चा हमारा एक्चुअल घंटे के हिसाब से निकलता है वो मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, फिर माइनस एक्चुअल खर्चा जितना हुआ है। इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स जितने घंटे का हमने डिसाइड किया था उसको ओवरहेड के साथ देखेंगे कि कितना खर्चा पड़ा इतने घंटे के अंदर, मतलब कि हमारी इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी निकल के आएगी। रेट हमने जितना डिसाइड किया था उसके हिसाब से हमारे घंटे निकल के आएंगे, कि मतलब रेट मैंने इतना लगाया था, भी इतने घंटे के हिसाब से इतना रेट बनेगा, वो स्टैंडर्ड रेट मतलब एक्चुअल आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट जब मेरा निकल के आ गया, जब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट निकाल ही लिया, जब मेरा स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा फिर मैं उसको एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपैरिजन करूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये हुआ था कि जो मेरा स्टैंडर्ड आर था, मतलब मैंने सोचा था मैं इतने घंटे तक डिसाइड करूँगा, उसके हिसाब से खर्चे हो जाएंगे। जब मैंने ऐसे कंपैरिजन किया, पहले मैं रेट मान लीजिए मैं रेट डिसाइड कर लेता, मैं रेट डिसाइड कर लिया, फिर मैंने देखा मेरे तो इतने इतने घंटे काम हुआ है। जब मेरा ये रेट आ गया, इतना खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर इतना कर दिया यहाँ पे काम करने का, क्योंकि जब जब हम पहले रेट डिसाइड करते हैं फिर उसके हिसाब से काम करते हैं, वो एफिशिएंसी डिसाइड करता है, जब हमारे रेट बाद में करना होता है उसके बाद हमारे खर्चे पता लगते होते हैं, कि भाई अब मेरे पास इतने घंटे काम हो गया, अब मेरे पास जितना रेट है उसके हिसाब से मैं खर्चे भी निकालूंगा। तो मैंने खर्चे निकाल लिए, तो फिर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ओवरहेड, मतलब जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड अभी पड़ा है, अभी स्टैंडर्ड आर जो कंप्लीट करने वाला पड़ा है अभी और घंटे, उसमें से जो मेरा टाइम बच रहा है फिर मैं ओवरहेड की तरफ दूंगा, ये हमारा कम हो जाएगा। फिक्स ओवरहेड
फिक्स ओवरहेड में क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करके चलना है, उसमें से ये दोनों में से देखना है। माइनस क्यों होता है, स्टैंडर्ड आवर हमेशा इसमें से माइनस क्यों होता है कि घंटे पूरा नहीं कर पाता ना, इसलिए इसलिए फिर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कर दिया जाता है। यहाँ से स्टैंडर्ड रेट कॉमन निकल ही जाता होता है, फिर जो बीच में पीछे रह जाता है उसको माइनस कर दिया जाता है। फिक्स्ड में क्या होता है, मैंने बताया था एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैपेसिटी चेक की जा रही है, इसलिए आपको एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए माइनस कैलेंडर आर। कैलेंडर आर में क्या होता है बेसिकली, कैलेंडर के हिसाब से घंटे चूज़ किए जाते हैं, टाइम के हिसाब से दिखा जाता है, कैलेंडर यूज़ किया जाता है उसके अंदर। तो फिक्स के अंदर कैलेंडर आर जब हम देख लेते हैं, फिर उसको फिर स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है, फिर हमारा बजट बनाया जाता है, ओवरहेड के खर्चे निकाले जाते हैं, सॉरी खर्चे निकाल देते हैं, माइनस किए जाते हैं, फिर हमारा फिक्स्ड आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम कितना हिस्सा कैलेंडर हमारा कितना अभी बचा है, कैलेंडर मार्केट में कैलेंडर यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बाद हम माइनस करके और कैन बी ड्राइव्ड एज एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस प्लस कैलेंडर वेरिएंस। जब हमारा ओवरहेड वॉल्यूम निकल आता है, हमारा वॉल्यूम निकल आता है, हमें पता चल जाता है। फिर हम देख लेते हैं कैपेसिटी वेरिएंस और कितनी हमारे पास क्षमता बची है। वॉल्यूम एक कैपेसिटी को भी डिफाइन करता है ना, प्लस कैलेंडर वेरिएंस। ये दो फॉर्मूले क्यों बनाए हैं इन्होंने, स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लस स्टैंडर्ड माइनस बजट जब हम निकाल लेंगे, या कहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। वॉल्यूम हमारी कितनी होती है, हमारी क्षमता ही होती है वैसे तो। फिक्स ओवरहेड इसको सॉल्व नहीं हुआ ना अभी। कैपेसिटी वेरिएंस क्यों प्लस हुआ, प्लस कैलेंडर, क्योंकि इसमें ऐड हुआ। कैपेसिटी माइनस क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारी जितनी क्षमता होती है उसको ऐड करना होता है। कैलेंडर वेरिएंस कितनी कैलेंडर के हिसाब से चीज़ें चल रही। कैलेंडर आवर्स आर द मैक्सिमम पॉसिबल आवर वर्कड इन एक्चुअल नंबर ऑफ डेज में, नहीं पता था, पता चल गया, वो होते हैं सबसे एडिशनल आवर जितने आपने किए हुए हैं एक्चुअल नंबर ऑफ डेज से, वो अपने ऐड होते हैं, ये चीज़ पता लगी। अब कैलेंडर वेरिएंस क्या होती है, अब कैलेंडर वेरिएंसेस नहीं पता होगा, अब कैलेंडर वेरिएंस नहीं पता मुझे, है ना। तो ठीक है, ओके बाय।